नमस्कार, डीजीएना न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है और वीकेंड पर डबल हेडर मुकाबले खेले जाते हैं। आज सैटरडे है और शानदार दिन इसलिए होने वाला है क्योंकि चार बड़ी टीम के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला खेला जाएगा मुंबई वर्सेस दिल्ली। दिल्ली जो कि जीत के रथ पर सवार थी, लेकिन पिछले मुकाबले में एक पराजय का सामना करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, सबसे मजबूत और युवाओं की ये टीम चाहेगी कि मुंबई जैसी टीम को हराकर एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दिलाया जाए। और दूसरी तरफ है मुंबई, जिसके लिए इस टूर्नामेंट में फिलहाल अभी सेकेंड लेग में बहुत कुछ खास नहीं हुआ और अब यदि प्लेऑफ में अपनी दावेदारी इस टीम को सुनिश्चित करनी है तो लगभग सभी मैच जीतने होंगे। और अगर आज दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम के खिलाफ ये टीम जीत दर्ज करती है तो जाहिर सी बात है कि हौसले बुलंद होंगे और एक अलार्म होगा दूसरी टीमों के लिए कि मुंबई अभी भी मैच में, टूर्नामेंट में बनी हुई है। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला है वो सीएसके का मुकाबला होगा। जाहिर सी बात है, धोनी की टीम जिस तरीके से पहली ऐसी टीम बनी है जिसने प्लेऑफ में अपनी दावेदारी सुनिश्चित की है, तो ये सामने वाली टीम के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। दोनों ही मैच पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल चलते हैं क्योंकि कल अब तक का सबसे रोमांचक मैच खेला गया। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं सुखदेव सिंह बुमन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश मुदलियार सर हमारे साथ मौजूद है, जो आईडीसीए से जुड़े रहे हैं, एक नामी क्रिकेटर रहे हैं और उसके साथ साथ सिलेक्टर के तौर पर कई बेहतरीन क्रिकेट की प्रतिभाओं को उन्होंने फ्रंट पर आकर दिया है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आज के दोनों मैच की हम बात करें, लेकिन पहले कल की बात कर लेते हैं। अब तक का सबसे रोमांचक मैच और एक शानदार खेल। बिल्कुल, हम आईपीएल को जिस मापदंड से देखते हैं और एंजॉय करते हैं, कल वाकई में वो एक ऐसा मैच था जिसमें आखिर तक ये नहीं लग रहा था कि केकेआर जीतेगी या पंजाब जीतेगी। और क्रिकेट जो है वो हाईएस्ट लेवल का कल खेला गया। और मैं तो ये कहूँगा कि केकेआर ने ये सेकंड लेग में आकर जैसा परफॉर्मेंस चालू किया है, 4 मैच में से 3 जीते, चौथे में वो हारे। 5वां मैच था, उस 5वें मैच में भी जिस तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने दिखाया, जो फील्डिंग उन्होंने दिखाई, जो बॉलिंग दिखाई, जो बैटिंग दिखाई, टॉप बैट्समैन जो, और सबसे अच्छी बात हमारे वेंकटेश अय्यर, ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिया, 67 रन बनाए, एक विकेट लिया बॉलिंग में लास्ट में। और अनफॉर्चुनेट शूटर है, कितना शानदार कैच ले रहे थे वो फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर। उन्होंने, लंबे हैं वो, 6 फुट 1-2 इंच का हाइट है उनका, और उन्होंने पूरा स्ट्रेच करते हुए हवा में बॉल पकड़ा, उसको पीछे फिर से वापस बाउंड्री में फेंकने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली बैलेंस बराबर नहीं बना पाए, वो फेंस पे गिर गए। वो एक रिमार्केबल कैच हो सकता था इस टूर्नामेंट का, बट इन द एंड वो 6 रन हुए। और अगर हम देखेंगे कल इतनी सारी चीजें हुई और मुझे लगता है कि पूरे मैच में हम सब लोगों को उन्होंने बांध के रखा। पंजाब अपनी ख्याति के रूप से जिस तरह से लास्ट में आकर मैच क्रॉस के दे देती है, कल उन्होंने उसके अगेंस्ट खेला, कुछ चेंजेस करी दोनों टीम ने। केएल राहुल ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद में एक बैटिंग पैराडाइज के ऊपर एक ऐसा विकेट जो तीनों ग्राउंड जो अभी सेकंड लेग ऑफ आईपीएल में यूज किए जा रहे हैं उनमें से बेस्ट है, जिसमें एक बल्लेबाज वहां जाकर बैटिंग करना चाहता है, उनके सपनों की ग्राउंड है वो। और हर एक बल्लेबाज ने वहां जाकर बताया है कि वो किस तरह का है, और हमने देखा 185 रन भी कितने इजीली उस ग्राउंड पे चेज हुए हैं। कल वो यूज्ड विकेट था, टॉस केएल राहुल ने जीता और फील्डिंग करी। हम बार बार बोलते चले आ रहे हैं कि जो एक टॉस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है किसी भी T20 या वनडे या टेस्ट मैच का, क्योंकि जो कप्तान होता है वो बेस्ट कंडीशन को खुद यूटिलाइज करता है। क्योंकि हमने देखा लास्ट में जब केकेआर बॉलिंग कर रहा था तो बार बार बॉल को सुखाना पड़ रहा था, बॉल गीली हो रही थी, और बॉल जब गीली होती है तो बॉलर के लिए मुश्किल होती है, फील्डर्स के लिए मुश्किल होती है, हाथ से स्लिप होती है, आप ग्रिपिंग नहीं प्रॉपर कर पाते तो बॉलिंग कैसे करेंगे। तो और उन्होंने कहा भी ऐसा कि ये जो विकेट है, इस विकेट के ऊपर बहुत सारे रन बनते हैं और हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम टॉस जीतकर पहले केकेआर को बैटिंग कराएं ताकि वो स्कोर सेट करे और हम उसको चेस कर पाएं। और हमारे बॉलर्स, उनके पंजाब के बॉलर्स की अगर हम इस टूर्नामेंट में बात करें तो 3 बॉलर स्पेसिफिकली, अर्शदीप, शमी और रवि बिश्नोई, बहुत रिमार्केबल बॉलिंग करते चले आए हैं और उन्होंने हर ऑपोजिशन को एक वेल विद इन रीच स्कोर के ऊपर रोका है। कल भी हम बात करेंगे तो लास्ट 5 ओवरों में जब केकेआर के सिर्फ 15 ओवर में 3 विकेट ही गिरे थे, तो लास्ट 5 ओवरों में 4 विकेट लेके 44 रन देना, उस समय जिस समय वेंकटेश अय्यर बिल्कुल अपने
शबाब पे थे, खूब अच्छे अच्छे शॉट मार रहे थे। उस बच्चे ने बहुत इम्प्रेस किया है। उसके बाद में नीतीश राणा जो है, हमने देखा ऑफ स्टंप से बाहर उसने कैसे लॉफ्टेड कवर पे कितना लंबा, आई थिंक अबाउट 90 मीटर्स का एक वो सिक्स था, वो मारा और बहुत ही डिवास्टेटिंग और बहुत खतरनाक फॉर्म में उस समय खेल रहे थे। उस समय उस टीम को रिस्ट्रिक्ट करना और एक मैनेजेबल स्कोर के ऊपर रोक लेना पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद में दोनों टीमों ने कल चेंजेस किए। पंजाब ने 3 चेंजेस किए। एक फोर्स था क्रिस गेल जो हैं वो आईपीएल छोड़ के चले गए हैं, उनकी जगह पे फैबिन एलन को लिया। मयंक अग्रवाल इंजर्ड थे, उनके नेक में स्प्रेन था, उनकी जगह मनदीप को पिछले मैच में खिलाया था, वो वापस आए। और शाहरुख खान को एक और सरप्राइज सा चेंज कल केएल राहुल ने लाया, हरप्रीत बरार के लिए लाया। हरप्रीत बरार ने इस टूर्नामेंट में पंजाब के लिए दोनों बॉल से भी और बैट से भी एक ऑलराउंडर की भूमिका में अच्छा पार्ट प्ले किया था। बट समहाउ थिंक टैंक ने ये सोचते हुए, क्योंकि पिछले एक मैच में राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट वो 4 रन नहीं बना पाए थे, तो एक अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन रखा जाए जिसको शाहरुख खान के रूप में रखा गया। और उन्होंने अपनी सिलेक्शन को भी चरितार्थ किया कि 9 बॉलों के ऊपर 22 रन बनाए, 1 चौका 2 छक्के। उस वक्त जब लग रहा था कि पंजाब फिर से उसी तरह के जाल में फंस गई है लास्ट में जाकर। और मैं तो कहूंगा कि कल थोड़ा सा शाहरुख को छोड़ दिया जाए तो थोड़ा लक भी जो है वो पंजाब की साइड में था। एक राहुल त्रिपाठी ने कैच किया केएल राहुल को डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर डाइव करते हुए, बहुत शानदार कैच था। ग्राउंड पे एम्पायर ने उसको आउट दिया। थर्ड एम्पायर ने जब उसको देखा, बहुत बार रिप्ले देखने के बाद में वो इस निर्णय पे पहुंचे कि बाद में जब कैच कंप्लीट करते वक्त फाइनल में वो बॉल थोड़ी सी टच हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, एक इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन इतने क्रूशियल समय में उस मैच में, कि वो डिसीजन उस मैच को कहीं भी पलट सकता था। केएल राहुल आउट हो जाते तो केकेआर जीत भी सकती थी। और ऑल्दो उसके बाद में राहुल ने कुछ खास नहीं किया, एक चौका बनाया, एक मारा, बट वो बहुत शानदार कैच था। उसके बाद में सेकेंड हम बात करें, जो लास्ट छक्का मारने के बाद शाहरुख ने ये मैच जिताया, वहां पे भी राहुल त्रिपाठी ने वो कैच छोड़ा मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, और वो कैच छूटने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के उस तरफ चली गई। तो जहां पर आउट होना चाहिए था, या वो बॉल मान लीजिए अगर कैच ड्रॉप होने के बाद में बाउंड्री के अंदर गिरता तो 1 रन मिलता है, तो भी मैच और खिंचा, तब मैच फिर से मच जाता, क्योंकि 3 बॉल बची हुई थी उसके बाद में सिर्फ। और हमने देखा है कि क्रंच मोमेंट में पंजाब जब उलझ जाती है तो भी हो सकता था। पर मुझे लगता है कि कल कप्तान राहुल की तरफ, पंजाब की तरफ लग था। केएल राहुल का कैच आउट ना होना, ये 2 जो शाहरुख ने सिक्सेस मारे, दोनों ही बाउंड्री लाइन के ऊपर, बाउंड्री के बाहर जाना, कैच नहीं होना, कैच ड्रॉप होना, और ड्रॉप होने के बाद बॉल बाउंड्री बॉल के बाहर चले जाना, जहां वो आउट होने चाहिए थे वहां पे 12 रन मिले। और उस समय जब लग रहा था कि चेजिंग बहुत मुश्किल हो रहा है और केकेआर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था। लक थोड़ा सा अगर केकेआर को फेवर करता तो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो प्रबल दावेदार हैं चौथी स्पॉट ऑक्यूपाई करने के लिए प्लेऑफ्स में। राजेश सर, वैसे तो कल मैच में इतनी सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा की सकती है वो हम इंदौर के लिए भी फिलहाल गौरव का विषय बने हुए वेंकटेश अय्यर। कल ऐसा लगा कि एक तरफ पूरी विपक्षी टीम है और दूसरी तरफ 1 मैन आर्मी के तौर पे ये खिलाड़ी मौजूद है, और दूसरा कहेंगे कि कुछ खिलाड़ी भी ऐसा लगा जो वेंकटेश अय्यर के खिलाफ खेल रहे थे, खुद की टीम के खिलाड़ी जिन्होंने कैच बहुत छोड़े, तो कैच कहीं ना कहीं केकेआर को दिक्कत देगा। और दूसरा एक खास सवाल था, जैसा कि सर ने भी जिक्र किया, कि जो थर्ड एम्पायर ने डिसीजन क्रूशियल मोमेंट पे दिया, वो एक बहस का विषय भी है, क्योंकि अधिकांश कैचेस जो इस तरीके से लिए जाते हैं, वो जब बहुत क्लोज सर्किट कैमरा से हम लोग देखते हैं तो वो इसी तरह का सीन दिखता है। तो ये एक नया विवाद है जिस पर चर्चा तो बनती है सर। जी हाँ, कल के मैच में यकीनन जो है हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि वेंकटेश अय्यर ने बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, और कल उन्होंने 2 फेलियर के बाद में उन्होंने परफॉर्म किया और एक 67 रन की इनिंग खेली है, वो भी जब कि अपोजिशन ने उनको जो है रीड करना चालू कर दिया, उन्होंने पेस चेंज करना चालू कर दिया। उन्होंने वेंकटेश अय्यर की जो है ये टेस्टिंग थी, और वेंकटेश अय्यर ने ये साबित किया कि वो मैच के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और बॉलिंग के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम है। और आने वाले समय में डेफिनेटली इंडिया मटेरियल तो है और सिलेक्टर्स की नज़र उनके ऊपर होगी।
एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो है थोड़ी सी केकेआर के लिए जो है उनका दूसरा जो ओपनर है शुभमन गिल, वो थोड़ा सा परेशानी का विषय बना हुआ है। बहुत लंबे समय से वो फेलियर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से जो है उनका फ्रंट फुट पर नहीं आ पाना, सही समय पे स्ट्रोक नहीं कर पाना, ये उनके लिए परेशानी का सबब है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और अब लोकल क्रिकेट में भी जो है उनको लोगों ने रीड करना चालू कर दिया और वो एक्सपोज हो चुके हैं। जहाँ तक आपने जो बात कही है कैच की, तो डेफिनेटली इस मैच में, इस टूर्नामेंट में जो है सॉफ्ट सिग्नल खत्म हो चुका है। अब टीवी एम्पायर ही जो है इसको आउट देगा, तो विवाद तो हमेशा जो है क्रिकेट के साथ जुड़ा ही रहेगा जब तक क्रिकेट चलेगा। अब सॉफ्ट सिग्नल में जो है बड़ा ये निर्णायक होता है और जूम कैमरे से जो थर्ड एम्पायर है वही पता कर पाता है कि बॉल जो है ग्राउंड को छू रही थी या उसके पहले उन्होंने कैच ले लिया। लेकिन जो भी है एम्पायर का निर्णय कि जो है हमें जो है उसको मानना पड़ेगा, हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो जो निर्णय है वो निर्णय है और उसने कल मैच को जो है नया रुख दे दिया। पंजाब की जहाँ तक बात है, पंजाब आखिरी ओवर में फिर लड़खड़ाई, उनकी जो ये क्रूशल सी बन गई है। जी हाँ बिल्कुल क्रूशल सिचुएशन में जो है अभी भी जो है नर्व उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। कल उन्होंने हारने की बहुत कोशिश की लेकिन बस ये केकेआर ने जो है कैचेस मिस किए और ये मैच जो है ऐसे फ्लैट विकेट पे 167 रन के लिए भी उनको फाइट करना पड़ी। बहरहाल उन्होंने इस टूर्नामेंट को तो रोमांचक कर दिया है, इसमें कोई पॉइंट्स टेबल में तो बहुत अच्छा मुकाबला हो गया। सर एक बार फिर दान देने की कोशिश की थी कल पंजाब ने, तो केकेआर का भला हो जिन्होंने दान स्वीकार नहीं किया। नहीं वो ठीक है आपकी बात, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पर इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली डेविल्स को जरूर दान दे दिया कि आप जो है सेकंड प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाइए। देखिए केकेआर के हारने के बाद में अब केकेआर 16 पॉइंट पे नहीं पहुंच सकती है और डीसी ऑलरेडी 16 पे है, तो एक सेकंड प्लेऑफ जो स्पॉट थी वो भी सील हो गई है। फर्स्ट में ऑलरेडी सीएसके क्वालिफाई किया था, अब डीसी क्वालिफाई कर गया है, तो थर्ड और फोर्थ हमारे पास अभी जो बचे हुए हैं उनके लिए आरसीबी एक और प्रबल दावेदार है। मुझे लगता है जो फोर्थ स्पॉट है उस फोर्थ स्पॉट के लिए 3 टीमें जो हैं और अदर 4 टीमें जो हैं वो भिड़ रही हैं और चारों टीमों में बहुत ही रोमांचक मुकाबले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में और बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इसमें काम करेंगे कि नेट रन रेट होगी तो ये होगा, हारेंगे तो ये होगा, जीतेंगे तो ये होगा। हर एक टीम ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है और उस स्ट्रेटेजी के तहत सबसे अच्छी जो चीज होगी वो क्रिकेट रोमांचक होगा कि क्रिकेट अच्छा खेला जाएगा, हर आंकड़े को ध्यान में रखता हुआ खेला जाएगा। कि जैसे अगर आज हम उन चारों में बात करें तो मुंबई की नेट रन रेट सबसे कम है। मुंबई अगर मान लीजिए एक आध मैच भी आगे इन तीनों में से हार जाता है तो उसके क्वालिफाई करने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी चीजें हैं इसमें जो आने वाले मैचेस में हमको देखने को मिल रही हैं। दोनों टीम की तरफ से मैं ऐसा बोलूंगा कि हमने पहले भी बात करा कि केकेआर के 2 ऑलराउंडर्स रसल वॉर्नर और फर्ग्यूसन, लॉकी फर्ग्यूसन, दोनों ऑलराउंडर इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हैं, दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में। अनफॉर्चुनेटली दोनों इंजर्ड हैं और दोनों बाहर हैं। जब वो आ जाएंगे अभी आने वाले मैचेस में तो जिस तरह का क्रिकेट केकेआर खेल रहा है एज ए टीम, ये ऊपर जाएगी टीम, बिल्कुल ऊपर जाएगी। और मैं तो इनमें देखिए हम जब आकलन करते हैं तो प्रेजेंट फॉर्म पे बात करते हैं, ग्राउंड पे किस तरह से प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे खेल रहे हैं, टीम थिंक टैंक को जब दिखाते हैं तो वो उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कौन सी टीम इस समय किस स्टैंडर्ड पे खेल रही है। दोनों टीम में बात करेंगे तो केकेआर के लिए एक चिंता का विषय उनका कप्तान इयोन मॉर्गन है। कल फिर एज यूजुअल वो फेल हुए। हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि लास्ट 1-1.25 साल से T20 में भी हम देखें, आईपीएल में भी हम देखें तो वो कोई खास छाप अपनी परफॉर्मेंस से नहीं छोड़ पाए हैं, जबकि एक कप्तान को हमेशा अपने एग्जाम्पल से लीड करना होता है। अगर वो अच्छा करेगा तो उसकी टीम भी प्रोबेबली अच्छा करती है, अगर वो खुद ही स्ट्रगल करेगा तो वो अपनी टीम को उतना मोटिवेशन नहीं कर पाता है। सिमिलरली अगर हम पंजाब की किंग्स की बात करेंगे तो पंजाब किंग्स में निकोलस पूरन जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपने हिसाब से। वो बहुत अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, सीजन 2020 प्लेयर हैं, फटाफट क्रिकेट के बादशाह के रूप में उनको देखा जाता है। और अगर देखेंगे तो पंजाब के इस पूरे कंट्रीब्यूशन में सेकंड लेग में जिस तरह से भी पंजाब खेल रही है या फर्स्ट लेग में भी निकोलस पूरन का कोई खास योगदान नहीं रहा है पंजाब के लिए। उनकी फास्ट बॉलिंग भी और वही का चिंता है कि शमी को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो उसके बाद में अर्शदीप, शमी 2 और रवि बिश्नोई ने अगर कुछ करना चाहे, चौथा और पांचवा बॉलर उनका जो बहुत एक्सपेंसिव जा रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा अभी समय है कि आप
कम से कम कंटेंशन में है, 5th स्पॉट पे आप आ गए हैं कल के जीत के बाद में, कि अगर आपके वो 2 बॉलर भी आप ऐसे लाते हैं जो ऑलराउंडर हों, जो बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हो, चेंज इन पेस कर सकते हो। हमने देखा इनवेरिएबली यहाँ पर वो मीडियम फास्ट बॉलर्स या फास्ट बॉलर्स अच्छा कर पा रहे जो चेंज इन पेस करते हैं। हम सीएसके की बात करें तो ड्वेन ब्रावो को आप देखिए किस तरह से बॉलिंग करते हैं, उनको जब जरूरत लगती है तो वो फास्ट बॉल करते हैं, और जब लगता है तो वो चेंज इन पेस ऐसा होता है कि लगभग सारे बॉलर उनको रीड नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, आप रन नहीं देते हैं, विकेट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर विकेट नहीं भी ले पा रहे हैं तो आपका जो बॉलिंग पार्टनरशिप है, जो दूसरा बॉलर दूसरे एंड के ऊपर, आप उसको मदद करते हैं कि वो प्रेशर बिल्डअप होता है और बल्लेबाज उसको विकेट देके चला जाता है। तो वी आर एट द एंड ऑफ द बिजनेस एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। अभी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, और कम से कम जितनी भी टीमें हैं अब वो अपने प्लेइंग 11 को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो इस बिजनेस एंड में खेलेंगे। सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट में जिस तरह से जो है अर्शदीप ने अभी तक बॉलिंग की है, उन्होंने बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने नई बॉल से, उन्होंने सफ़ेद बॉल में उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप से बॉल को अंदर जो लाया है, और जिस बॉल पे उन्होंने गिल को आउट किया था, बोल्ड किया था, बहुत ही खूबसूरत बॉल था। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये गेंदबाज 18वें ओवर में और 20वें ओवर में जो है मैं देख रहा हूँ कि ये रिवर्स स्विंग कर रहा है, और रिवर्स स्विंग, इस बॉल से रिवर्स स्विंग करना और यॉर्कर डालना, वो लगातार इस तरह का प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और डेफिनेटली नेशनल सिलेक्टरों की वो नज़रों में आ चुके हैं, और कोई शक नहीं कि वो आने वाले कुछ 1 आध साल के अंदर जो है भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये खास बात रही है अर्शदीप के लिए जो हमारे एक्सपर्ट ने बताई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पंजाब ने अपनी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल के समीकरण को उलझा दिया है। भले ही दिल्ली को इससे फायदा हुआ हो, लेकिन नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन के लिए अब समीकरण बहुत ज्यादा बनते और बिगड़ते दिखाई दे सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है, आज का दिन भी बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि पहला मुकाबला है मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगभग सब कुछ ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास बना रहे। पिछले मुकाबले में पराजय का सामना करना पड़ा था, इस बार जीतकर आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए। लेकिन सामने है मुंबई जैसी वजनदार टीम। वो बात अलग है कि वो टीम फॉर्म में नहीं है, लेकिन जितनी क्षमता मुंबई टीम के खिलाड़ियों की है उसे कोई भी दूसरी टीम, विपक्षी टीम नजरअंदाज तो कम से कम नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इस मैच में देखें तो मुंबई अपने चिर परिचित अंदाज में उसी तरीके से, हम अगर पहले भी देखेंगे तो 2014 में लगातार 5 मैच हारने के बाद में ड्रामेटिकली वो फाइनल में आई थी, प्लेऑफ्स में आई थी, प्लेऑफ्स में आके टाइटल जीता था। उससे अगले सीजन की बात करेंगे तो लगातार 4 मैच उन्होंने हारे थे, हारने के बाद में फिर वो क्वालिफाई किया था उन्होंने जाकर और टाइटल जीता था। और अगर हम इस बार की भी बात करें तो कोई उनका पहला चरण बहुत अच्छा नहीं रहा, और आज वो उसी अपने चिर परिचित स्टाइल में फंस चुके हैं कि उनको करो या मरो के बिना कोई स्थिति बाकी नहीं बची है। 3 मैच बचे हैं, 3 मैचों ही उनको जीतने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और उनको भी पंजाब का धन्यवाद करना होगा कि अगर कल पंजाब हार जाती तो केकेआर प्रोबेबिलिटी पे 16 पॉइंट पे जा सकती थी, जो कि मुंबई इंडियंस सारे मैच जीत के भी 14 पर ही जा पाएगी, तो 16 पर ही जा पाएगी, और नेट रन रेट मुंबई का बहुत कम है तो केकेआर उसमें क्वालिफाई कर जाता। तो पंजाब ने एक जीवन दान टाइप मुंबई को भी दिया है, और फेवर डीसी के लिए तो किया ही किया है कि उनका प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर दी है। जहां तक हम मुंबई इंडियंस की बात करेंगे, और वहीं अगर हम डीसी की बात करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स जो हैं वो भी, और अगर हम टॉप स्लॉट की बात करें तो 3 टीम ऐसी हैं जो 20 पॉइंट पे जा सकती हैं। सीएसके है, आरसीबी है और दिल्ली कैपिटल्स है। तो ये चाहेंगे कि अगर आज उनकी जगह जो है प्लेऑफ्स में आ गए हैं वो सेकंड नंबर पे, पर फर्स्ट और सेकंड प्लेस की जो पोजीशन है उसमें उन्होंने अभी भी क्वालिफाई नहीं किया है। अगर वो आज का मैच जीतते हैं मुंबई से, क्योंकि देखिए उनको जो 3 मैच खेलने हैं वो तीनों टॉप टीम के अगेंस्ट दिल्ली को अब खेलने हैं। उनको सीएसके के अगेंस्ट एक मैच खेलना है, उनको आरसीबी के अगेंस्ट एक मैच खेलना है, और उनको मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट एक मैच खेलना है। तीनों टीम को अगर आज हम रैंक करें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस उन तीनों में से वीकर है इस समय अपने कॉन्फिडेंस के कारण से कि वो इतने सारे मैचेस हार कर आई है। और डीसी की अगर बात करें तो पिछला मैच भी उन्होंने यहीं खेला था, इसी विकेट के ऊपर ही, तो वो वहीं पे ही हैं। तो मुझे लगता है कि उनको पिछले मैच का भी एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो चाहेंगे कि अपना जो पिछले सीजन में जो फेलियर दिल्ली कैपिटल्स का रहा था, हमने देखा किस तरीके से दिल्ली कैपिटल लगातार जीतती चली आ रही थी, और लास्ट में
उन्होंने 6 में से 5 मैच गंवाए थे और अखीरला मैच उनको जीत के क्वालिफाई करना था। करो या मरो की स्थिति में वो जीत के क्वालिफाई करे थे, बट अनफॉर्चुनेटली पिछली बार वो रनर अप रहे थे। तो दिल्ली कैपिटल अपनी पिछले सीजन की गलतियों से सीखते हुए इस समय वो ऐसा नहीं करेंगे। पिछली बार की जो परफॉर्मेंस है उनकी, वो चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस को आज यहीं पे ही जीतकर वो कम से कम अपनी थ्रेट को कम करें। थ्रेट इन द सेंस कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी सीजन टीम है जो किसी भी दिन किसी भी टीम को हरा सकती है। पिछली बार के 2 बार की लगातार चैंपियन है, तीसरी बार वो जीतने के लिए बिल्कुल प्रबल दावेदार थी, बट अनफॉर्चुनेटली प्लेयर की फॉर्म और टूर्नामेंट का स्विचिंग ऑफ होना, पहले फर्स्ट लेग इंडिया में होना, फिर कोविड के कारण से यूएई में होना, कंडीशन का चेंज होना, उससे नॉ कोप अप कर पाना, मुंबई आज अपने आप को इस मुश्किल स्थिति में पा रही है। तो मुंबई के लिए ये जरूरी है कि वो तीनों मैच लगातार जीते। अगर उसका कहीं भी रे ऑफ होप है कि वो क्वालिफाई करके तीसरे टाइटल लगातार के लिए हाथ बढ़ाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई के बीच में आज बहुत ही रोमांचक मैच होना कि दोनों टीम को अब ये मैच जीतना बहुत जरूरी है दोनों के लिए। अगले जैसे मुंबई के लिए अगर मैं बात करूंगा तो रिमेनिंग 2 मैच बचे हैं, जो वो दोनों टेबल के 7वें नंबर और 8वें नंबर की टीम है। राजस्थान रॉयल और सनराइजर हैदराबाद से खेलना है उनको, वो अपने कॉन्फिडेंस में भी डाउन है, टीम स्ट्रेंथ भी उनकी इतनी ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है वो दोनों मैचेस उनके लिए इजी होंगे। तो मुंबई इंडियंस किसी भी हालत में आज का मैच नहीं हारना चाहिए, और वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स भी ये मैच नहीं हारना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आरसीबी और दिल्ली के बीच में अगर कोई भी मैच वो हारते हैं तो वो सेकंड नंबर की पोजीशन सील ऑफ ना कर पाए, ताकि उनको सेकंड चांस मिले खेलने के लिए इन केस अगर वो पहला मैच सेमीफाइनल्स में हार जाते हैं। खेल में भी सियासी समीकरण होते हैं, ये बात भी मानना पड़ेगी, और वो पॉइंट्स टेबल में हम लोग इस गणित के आधार पर समझ सकते हैं। वैसे सर, दिल्ली कैपिटल्स निश्चित तौर पर जो सर ने बात की कि एक बदला भी लेना चाहेगी, क्योंकि खिताबी जो ट्रॉफी थी उससे दूर किया था मुंबई ने, आज बदला लेने का मौका भी है, और उसके साथ साथ एक तरीके से टूर्नामेंट से बाहर करने का मौका भी मुंबई के लिए, मुंबई को करने का रहेगा। लेकिन सर, यहाँ मुंबई हम देखें कि स्ट्रगल कर रही है अपने मिडिल ऑर्डर से। सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सौरभ तिवारी का थोड़ा कंट्रीब्यूशन पिछली बार रहा, थोड़ा सा हार्दिक पांड्या का रहा, लेकिन उसके बावजूद इस टीम की जो क्षमता है वो मिडिल ऑर्डर की कमजोरियां उस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही। देखिए, मुंबई इंडियंस जो है टीम ऑफ स्टार है, और जहाँ ज़्यादा चौधरी इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी इनकी परेशानी ये है कि ईशान किशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी उनके परफॉर्मेंस में नहीं है। सूर्य कुमार यादव जो है वो भी अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हद तक जो है रोहित शर्मा जो है 2 इनिंग 3 इनिंग में से 1 इनिंग में कुछ परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपने चिर परिचित अंदाज में नहीं खेल पा रहे हैं। सौरभ तिवारी जो है उनको मिडिल ऑर्डर में संभाल रहे हैं, ऊपर क्विंटन डिकॉक है और नीचे जसप्रीत बुमराह है, और कुछ हद तक जो है किरण पोलार्ड है। तो मुंबई इंडियंस में जो है एक टीम की तरह परफॉर्म करने में अभी तक तो फेल रही है, और हम चाहेंगे कि अब मुंबई इंडियंस को हमने काफ़ी चैंपियन के रूप में देख लिया है, तो कुछ नई टीम और डेफिनेटली आरसीबी जो है एक बार फाइनल में आए और उनके लिए जो है रास्ते खुले, तो वो ये एक अपेक्षा है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली जो है श्रेयस अय्यर के साथ में खेल रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। श्रेयस अय्यर इंजरी के बाद आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऋषभ पंत भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऊपर शिखर धवन भी जो है बल्लेबाजी के लय में है, और नीचे कगिसो रबाडा है, और रबाडा की गेंदबाजी भी जो है ज़बरदस्त रही है। तो मुंबई इंडियंस की मुश्किलें तो जो है अभी ज़्यादा ही है, और मैच ये शारजाह में होने वाला है जो कंपैरेटिवली जो है छोटा ग्राउंड है। अब विकेट की कंडीशन हम देखते हैं, कभी जो है कि विकेट में जो है घास कम रहती है और कहीं पर जो है विकेट में घास काफ़ी अच्छी दी जाती है, तो अलग तरह का विकेट का चरित्र है। तो देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट करती है दोनों टीमें। लेकिन टॉस इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मतलब टॉस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन T20 में कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम जो है ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किलें तो काफ़ी हैं आगे। मुंबई इंडियंस के जी सर, मैं अभिषेक इसमें थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम इस तरह की क्रंच सिचुएशन में होते हैं कि आपको करूँ या मरूँ का उस मैच में करना होता है, तो आपके पास जो कैप्टन होता है उसके लिए बेस्ट बाई ये होता है कि आप पहले अपोजिशन को बैटिंग कराइए। बैटिंग करने के बाद आपके पास टारगेट होता है, आप उस कंडीशन को भी रीड कर लेते हैं कि वो विकेट किस तरह से खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, खराब खेल रहा है, और उसके लिए कितना स्कोर होगा जो एक सूटेबल हो सकता है, जिसको आराम से अचीव किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आज की टीम में जो भी कैप्टन दोनों में से टॉस जीतेगा वो पहले ऑपोजिशन को बैटिंग कराएगा, ताकि उसको पता रहे कि कितने रन बनाने, ताकि उनकी रणनीति सेकंड
इन टाइम बैटिंग करते समय वैसी रहे और उसको अचीव कर पाएं। इसके बिना अगर हम प्लेऑफ्स की बात करें तो उसमें 3 सिनेरियो मुझे ऐसे लगता है बन रहे हैं, जो स्पॉट बने हैं। एक हम 4th स्पॉट के लिए हम 3 टीम को आई कर रहे हैं आज, जिनमें से राधा 4 को हम कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस है, केकेआर है, राजस्थान रॉयल्स है और तो इसमें सिनेरियो ये बन रहा है कि मुंबई इंडियन को स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी 10 पॉइंट पे हैं वो, उनको तीनों मैच जीतते होंगे, तीनों जीत के वो 16 पॉइंट पे चले जाएंगे। और इसी तरह से केकेआर अभी 10 पॉइंट पे, उसके 2 मैच बचे हैं, उनको 2 जीतेंगे तो 14 बनेंगे। तो केकेआर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रे करेंगे, कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स जो है मुंबई को आज हरा दें। अगर वो मुंबई को हरा देते हैं तो क्या होगा, फिर मुंबई इंडियंस भी 14 पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड केकेआर अपने दोनों मैच जीत जाता है। तो अगर वो दोनों सिचुएशन ऐसी होती 14-14 पॉइंट को, तो मुंबई क्योंकि एक मैच में 54 रन से हार गई थी सीएसके से, तो उस मैच में इतने लंबी हार होने के बाद में उनका जो नेट रन रेट था बहुत माइनस में जा चुका है। तो अगर दोनों के सेम पॉइंट होते हैं 14-14, तो उस वक्त मुझे लगता है रादर है कि मुंबई बाहर हो जाएगी, केकेआर उसमें क्वालिफाई कर जाएगी। अब दोनों टीम की अगर हम बात करें तो उनमें से दिल्ली के लिए थोड़े से इंजरी वरीज हैं। पृथ्वी शॉ पिछले मैच में नहीं खेले थे, उनको इंजरी है। उनकी जगह के ऊपर स्टीवन स्मिथ खेले थे। तो टीम मैनेजमेंट की तरफ से 80% जो है वो पृथ्वी शॉ फिट हैं खेलने के लिए। और और एक और पंजाब के लिए प्लेयर हैं मार्कस स्टोइनिस, जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और उनकी भूमिका बॉल और बैट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रही अभी तक के रन में पंजाब के लिए, जो पिछले 2-3 मैच नहीं खेल पाए हैं। मुझे लगता है अभी भी उनको 1-2 और मैच लगेंगे मैच फिट होने के लिए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी से वो सफ़र कर रहे हैं। बट एक हार्टनिंग बात यह है कि पंजाब के लिए दिल्ली के लिए कि वो उनके लिए सैम बिलिंग जो मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड में थे वो उससे बाहर हो चुके, तो वो भी एक प्रबल दावेदार हैं कि उनको आज स्टीवन स्मिथ की जगह पे ओवरसीज प्लेयर की जगह खिलाया जा सकता है। आपकी बात सुन ली ऋषभ पंत ने, और टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। तो ये यहाँ पर बड़ा अपडेट है कि फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग किया, यानी मुंबई की टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। अब ये अग्नि परीक्षा का दौर मुंबई की टीम के लिए और बल्लेबाजों के लिए रहेगा, क्योंकि सामने नोर्तजा, रबाडा और आर अश्विन जैसे धारदार गेंदबाजी। बात करते हैं आज के दूसरे मुकाबले की। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक, इसमें एक और बड़ा आंकड़ों के की तरफ से एक रोमांचक चीज है कि रोहित शर्मा जो है आज अगर 2 सिक्सेस हिट करते हैं तो वो 400 सिक्सेस की क्लब में आ जाएंगे। इस क्लब में ऑलरेडी 6 प्लेयर वहां पे मौजूद है। क्रिस गेल हैं, केरन पॉलर्ड हैं, आंद्रे रसल हैं, ब्रेंडन मैकलन हैं जो इस समय कोच हैं केकेआर के, शेन वॉटसन हैं और एबी डिविलियर्स हैं। तो 2 सिक्सेस की और उनको जरूरत है वो करके। एक 7 लोगों का क्लब ऐसा है जिन्होंने T20 में आज तक 400 छक्के मारे हैं। तो ये एक हार्ड हिटर्स, एक फ्रोशियस, एक खतरनाक बैट्समैनों का क्लब है। अगर वो 2 6 आज इसमें बनाते हैं तो प्रोबेबली उसमें उनकी एक और फेदर इन द क्राउन हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहेगा और निश्चित तौर पर इस जीत के साथ रिकॉर्ड का जश्न मनाना चाहेंगे रोहित शर्मा। बात दूसरे मुकाबले की कर लेते हैं, जो कि सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दोनों टीमों की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिल रहा है। सीएसके 4 मैच लगातार जीत चुकी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स फिलहाल परेशान दिखाई दे रही है। ऐसे में आत्मविश्वास के लिहाज से, कप्तानी के लिहाज से, टीम के प्रदर्शन के लिहाज से, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से सीएसके के आगे फिलहाल राजस्थान रॉयल्स टिकती तो नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए संभावनाएं तो हमारे हिसाब से हम व्यक्त कर ही सकते हैं, लेकिन T20 है, किसी का भी दिन हो सकता है और यही वजह की इंतजार तो इस मैच का भी रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ऐसा बोलूँगा कि MS धोनी एक घायल शेर की तरह है, जो पिछले सीजन में एक दुर्गति होने के कारण से, एक निर्बल कमजोर होने के कारण से अपने प्लेयर का ना प्रॉपरली परफॉर्म करना, और 7वें नंबर पे हम CSK को हमेशा फर्स्ट सेकेंड देखते चले आए हैं। मैक्सिमम फाइनल्स उस टीम ने खेले हैं आज तक, और कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि इस तरह का परफॉर्मेंस वो करेंगे कि उनको 6, 7, 8वें नंबर के ऊपर हम देखना पड़े। कहीं ना कहीं शायद वो उसी चीज़ को कप्तान धोनी दिखाना चाहते हैं सबको, और मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कोई मौका छोड़ेंगे कि जिसमें
राजस्थान रॉयल जैसी टीम जो इस समय स्ट्रगल कर रही हर डिपार्टमेंट में, मैं बार बार कहता चला आया हूं कि किसी भी T20 टीम का या आईपीएल टीम का कॉम्बिनेशन में 4 ओवरसीज प्लेयर जो खेलते हैं वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। और अनफॉर्चुनेटली राजस्थान रॉयल के लिए चारों ओवरसीज प्लेयर जो है वो कुछ भी डोमिनेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस मॉरिस को सबसे महंगा उन्होंने खरीदा इस लेग में, अगर हम देखेंगे तो ना तो बैटिंग के साथ कुछ जस्टिस कर पा रहे हैं, ना बॉलिंग के साथ कुछ कर पा रहे हैं। जॉफर आर्चर पहले नहीं आए हैं, बेन स्टोक नहीं आए हैं, जोस बटलर नहीं आए हैं, 3 बहुत डोमिनेटिंग प्लेयर 2020 में जो हैं वो आपके साथ ना होना, और उसके बाद में जो आपके इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर का भी इंपैक्ट ना करना। एक संजू सैमसन को अगर हम छोड़ दें पिछले 2 मैचेस में, तो बल्लेबाजी में कुछ भी वो नहीं कर पा रहे हैं और बॉलिंग में भी कोई इस तरह की आउटस्टैंडिंग चीज नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धोनी जो है वो ये मैच जीत के, और रादर जैसा कि मैंने आपसे बोला कि 3 टीमें प्रोबेबल दावेदार हैं जो 20 पॉइंट पे थ्योरेटिकली पहुंच सकते हैं। थ्योरेटिकली इसलिए कह रहा हूं कि हम मान रहे हैं कि वो सब अपने अपने मैचेस जीत के पहुंच जाएंगे, उन पहुंच सकती हैं, पर हर एक को टीम पूरे मैच नहीं जीतेगी। प्रोबेबिलिटी 20 की है तो 20, 18, 16, 20, 16 इस तरह से कोई एक कम करके कोई ना कहीं वो टीम जो है वहां पर आएगी। पर संभावनाएं हैं, ये संभावना के हिसाब से कप्तान धोनी जो नहीं चाहेंगे कि वो पहले और दूसरी जगह पे क्वालिफाई ना करें, इसलिए मुझे कोई लगता नहीं है कि उनकी टीम में वो कुछ चेंजेस ऐसे करेंगे, अनलेस एंटिल कोई इंजरी वरीज हो, कुछ निगल्स हो, कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हो इंजरी से, तो उसकी जगह पे बेंच स्ट्रेंथ में से किसी ला के खिलाया जाए। सारी टीम उनकी अच्छा कर रही है विद द बॉल, विद द बैट, विद द फील्डिंग, और हर एक आदमी को एक डिफाइंड रोल दे रखा है जो अपने रोल को परफेक्टली निभा रहा है। तो मुझे लगता है शाम वाला जो सेकंड मैच है अबू धाबी में खेला जाएगा वो स्लो एंड स्लगिश विकेट है, और सीएसके के जो बॉलर हैं जो चेंज इन पेस करते हैं और जिस तरीके से उनके स्पिनर्स हैं, मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग भी राजस्थान रॉयल के लिए काफ़ी भारी रहेगी शाम के मैच में। राजेश सर, हम देखें तो सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, कप्तानी की बात करें तो कहीं टिकते दिखाई नहीं देते संजू सैमसन महेंद्र सिंह धोनी के सामने। दूसरी तरफ बात की जाए टीम को संभालने की बात, संजू सैमसन की बॉडी लैंग्वेज, एक टीम की स्ट्रेंथ, इस पक्ष के लिहाज से फिलहाल राजस्थान रॉयल्स से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत आसानी से ये टीम कहीं ना कहीं टक्कर भी दे सके सीएसके को। आप देखेंगे दोनों विकेट कीपर कप्तान हैं और बॉडी लैंग्वेज में आपको फ़र्क दिख जाता है। जहाँ संजू सैमसन जो है अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, किसी अदर प्लेयर को प्रेरित नहीं कर पाते हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जो है खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप देखेंगे हर खिलाड़ी उनका जो है उनको वो इतना मोटिवेट करते हैं, और इस टीम के पास अनुभव की कमी नहीं है, और उस अनुभव के हिसाब से विकेट रीड करके वो सब अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उसको वो अंजाम देते हैं। सिर्फ इस टीम में महेंद्र सिंह धोनी का जो फॉर्म है या उनका जो परफॉर्मेंस आना है वही एक चिंता का विषय है, अदरवाइज जो है सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुंबई आपका सीएसके जो है इस टूर्नामेंट में भारी है। वहीं आप देखेंगे कि जो राजस्थान रॉयल में तो आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में यशस्वी जायसवाल डेफिनेटली बहुत प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने, और संजू सैमसन ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से जो है ये किसी मैच को T20 में हो सकता है कि मैच को बदल दे। बाकी एज ए टीम जो है सीएसके के सामने ये कहीं टिकते नहीं है। जोफ्रा आर्चर का नहीं आना, बेन स्टोक का नहीं होना, ये इसका परेशानी का सबब है उनके लिए, और फैसला तो जो है सामने दिख रहा है कि कहीं 65 और 35 का रेशो दिख रहा है। वैसे सर सीएसके के पास उन खिलाड़ियों के लिए आज मौका है जो अब तक फॉर्म में दिखाई नहीं दे, एक लय बरकरार रखने के लिए, लय को कायम रखने के लिए आज का मुकाबला उनके लिए कितना खास हो सकता है? नहीं, देखिए हर मुकाबला खास है क्योंकि लास्ट के कुछ मैचेस बचे हैं, और कोई भी टीम जो है जब आप जीत के साथ ग्राउंड में जाते हैं तो आपका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, और जब आप हार कर जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया था तो इसलिए हार गए, हमने वैसा नहीं किया था इसलिए हार गए। तो कोई टीम ऐसा नहीं करना चाहेगी कि डिप्लेटेड टीम के साथ खेले या उन प्लेयर को मौका दे कि वो कुछ मैच प्रैक्टिस कर पाए। मैंने जैसा कहा कि अगर कोई इंजरी वरीज हैं, कोई लग रहा है किसी को निगल है और उसको बड़ी इंजरी हो सकती है, तो उसको रेस्ट किया जा सकता है। ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि सीएसके में इस समय कोई
टीम मेंबर ऐसा है जो इंजरी से स्ट्रगल कर रहा है, बट क्रिकेट जो है वो इम्पैक्ट गेम है। इसमें रनिंग करते समय, डाइविंग करते समय, एज ए बैट्समैन जब आप रन करते हैं तो आपको कोई भी मसल पुल हो सकता है, आपको कहीं पे भी चोट लग सकती है। ऑल्दो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हम बार बार बात करते हैं T20 में, वो इतने हाई हो चुके हैं कि जो प्लेयर की तैयारी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो इतनी हार्ड होती है कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप प्रॉपरली मैच फिट नहीं होते हैं या फिजिकल फिट नहीं होते तो भी आपको मैच में खिलाया जाता है। तो ऐसे मुझे कोई चांस नहीं लगता है। मुझे लगता है कप्तान धोनी इसको 2 पॉइंट की गिफ्ट मानेंगे और 2 पॉइंट के इसको जीत के वो आगे जाना चाहेंगे। हाँ, डेफिनेटली एक मुझे थोड़ा सा राजस्थान रॉयल की तरफ से हार्टनिंग चीज लगती है कि संजू सैमसन जो है पिछले 2 मैचेस में अच्छा खेले हैं। अगर उनको उनके बाकी प्लेयर का साथ मिलता है तो डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव टोटल वहां पे सेटअप कर सकते हैं अबू धाबी में। और हमने देखा है कि अबू धाबी में इनवेरिएबली वो विकेट जो है स्लो है, स्लगिश है, ज्यादा रन नहीं बनते हैं। वो जो विकेट हार्ड होती है बैटिंग करने के लिए, और वहां अगर आपके बॉलर उस समय बिट्स एंड पीसेज में अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैक्ड अप विद अ गुड फील्डिंग, तो आप CSK को हरा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फेवरेट टीम की। सर, पहला मुकाबला मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ये तो चुनाव भी इतना आसान नहीं लगता मुझे। नहीं, आसान नहीं है, पर फिर भी देखिए जो विकेट पे कंड्यूसिव नहीं हो बैटिंग के लिए, और स्पिनर को और स्लो बॉलर्स को और चेंज एंड पेस बॉलर को मदद करती हो, उस विकेट के ऊपर अगर आप बैटिंग सेकंड करते हो तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि डेयर डेविल्स अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑल्दो पिछला मैच हारे थे वो। मुझे लगता है कि वो अपनी पिछली गलतियों से सीख कर पिछले सीजन में जो उन्होंने करी थी वो, और सेकेंडली क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने यही खेला था, वो काफी कुछ एक्लेमेटाइज हैं इस सिचुएशन से कि किस तरह से उन्होंने पिछली बार बैटिंग करी थी या बॉलिंग करी थी, उनको क्या करना है, टीम में क्या परिवर्तन लाने हैं, वो लाने के बाद में मुझे लगता है डेफिनेटली आज वो मुंबई इंडियंस को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करके इजीली ये मैच जीत पाएंगे। सर, आपकी फेवरेट टीम? फेवरेट तो डेफिनेटली जो है मेरी दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर जो है मुंबई के पास ये मौका है कि वो एक लंबा टारगेट दें। 180 से जो है 220-230 का एक स्कोर जो है इस ग्राउंड पर जो है बन सकता है, तो एक बड़ा स्कोर बना के और दिल्ली को अंडर प्रेशर करें तो ही उनके जीतने की संभावना है। अदरवाइज जो है दिल्ली का पलड़ा भारी है। दिल्ली का पल्ला भारी है। और दूसरा मैच CSK वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत तो सर मैं समझता नहीं। मुझे लगता है ओल्ड फॉक्स के लिए एक मेमने का शिकार CSK बहुत आराम से मैच जीतेगी। सर, मैं बिल्कुल भैया की बात से सहमत हूँ। CSK बहुत मजबूत टीम है इस समय राजस्थान रॉयल के सामने, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अपन मैच का इंतजार करते हैं। लेकिन फिर भी लगता इतना जरूर है कि जो फॉर्म है उसके लिहाज से CSK बहुत भारी दिखाई पड़। बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि जो है महेंद्र सिंह धोनी फॉर्म में आए और उसके बाद वो मैच जीतें तो उनके फाइनल के लिए भी तैयारी होगी। तो ये भी अच्छी बात है कि जहां अगर टीम कोई विपक्षी कमजोर दिखाई देती तो एक मौका है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं और बेहतर भविष्य में जो मुकाबले होने वाले हैं उसके लिए अपने आप को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो 2 शानदार मुकाबले हैं, क्योंकि मुंबई सामने मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि पिछले मैच में जो हार मिली थी उसे भूलकर एक बार फिर विजय रथ पर सवार हुआ जाए। मजबूत टीम है, जबकि मुंबई के लिए यह मुकाबला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक सबसे बड़ी टीम इस टूर्नामेंट की स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है, और क्या आज के मैच के बाद से ये स्ट्रगल थोड़ा सा कम होगा, ये बड़ा दिलचस्प पहलू होगा जिसके परिणाम बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे। दूसरे मैच की बात की जाए, CSK बेहतरीन फॉर्म में लगातार 4 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स हर एंगल से CSK के सामने टिकती दिखाई नहीं देती है। तो एक मौका है महेंद्र सिंह धोनी के सामने कि एक बार फिर शिकार किया जाए और बताया जाए कि आखिर IPL में CSK का रुतबा सबसे ऊपर क्यों रहा है। तो कुल मिलाकर शानदार 2 मुकाबले, बड़ा मजा आने वाला है। और कल के लिए हम आपको बता दें कि कल फिर दोपहर 2:30 बजे मुलाकात होगी, क्योंकि कल भी 2 मैचेस हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप DGNR न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।